नमस्कार दोस्तों, अजीत राज चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग जाने थे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स एजेंट क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, संसाधनों का बेहतर प्रयोग करना जहां हम लोग सीखते हैं उसे ही क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थशास्त्र कहा जाता है। इकोनॉमिक्स एजेंट कितने होते थे? दो होते थे, हम आपको बताए हैं, उपभोक्ता और उत्पादक। उपभोक्ता के लिए संसाधन क्या क्या होता था? मुद्रा, मनी या धन होता था पहला। दूसरा होता था समय। और उत्पादक के लिए आपको जो संसाधन होता था वो कौन कौन होता था? पहला भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, तकनीक। ये सभी क्या हो गया? उत्पादक का हो गया संसाधन। और इधर जो उपभोक्ता के लिए है वो मनी और समय है। तो ये सभी संसाधनों का अपना जो प्रयोग कर रहा है, उपभोक्ता और उत्पादक दोनों जो अपना संसाधन का उपयोग कर रहा है, वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त करने के लिए। उपभोक्ता अपने संतुष्टि प्राप्त करने के लिए और उत्पादक अपने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए। और कम से कम ये अपने संसाधन का प्रयोग करके ये सब करना चाहता है कि संतुष्टि ज़्यादा हो और लाभ ज़्यादा हो। लेकिन ये कहाँ पे होगा? तो ये जो जहाँ पे सीखते हैं उसको क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो कहाँ से आया था। तो इकोनॉमिक्स शब्द ओकियोनोमिया से आया था। ओकियोनोमिया जो शब्द है वो प्राचीन ग्रीक वर्ड है। प्राचीन ग्रीक वर्ड ओकियोनोमिया है, उसमें दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक ओकियोज है और एक नोमोस है। तो ओकियोस का अर्थ होता है पारिवारिक और नोमोस का अर्थ होता है प्रबंधन। तो ओकियोनोमिया का अर्थ हो गया पारिवारिक प्रबंधन। तो एक अरस्तु उस समय में अर्थशास्त्री थे। अरस्तु का कहना था कि जो इकोनॉमिक्स है ना वो पारिवारिक प्रबंधन का विज्ञान है। तो इसीलिए पूछा जाएगा कि पारिवारिक प्रबंधन का विज्ञान जो है इकोनॉमिक्स को कहा गया है। किसने कहा? तो अरस्तु ने कहा। तो हाँ, उसके बाद हम लोग देखे थे कि एक्टिविटीज क्या होता है, गतिविधियाँ क्या होता है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा जाने थे। तो आज हम उसको बेसिक से पूरे जानने की कोशिश करते हैं। गतिविधियां एंड एक्टिविटी। गतिविधियां किसे कहते हैं? ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हम लोग गतिविधियां को दो प्रकार में बांटते हैं। एक होता है आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, गैर आर्थिक गतिविधियां। ठीक है, तो दोनों क्या होते हैं? तो आर्थिक एक्टिविटियां जो होती है वैसे गतिविधियां जो क्या होता है, लाभ अर्जित करना चाहता है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ अर्जित करना। लेकिन गैर आर्थिक एक्टिविटी में लाभ अर्जित करना नहीं होता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक एक्टिविटीज का आपको हो जाएगा लाभ अर्जित करना। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां जिसका लाभ कमाना उद्देश्य है, उसमें कौन कौन सी गतिविधियां आती है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल में अगर हम देखें कौन कौन सी गतिविधियां आती है, तो एक आता है उत्पादन। उत्पादन इसको बोला जाता है प्रोडक्शन। दूसरा आएगा आपको वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आ जाएगा विनिमय, एक्सचेंज। उसके बाद आ जाएगा उपभोग, इसको बोल देंगे कंज्यूम। ठीक है, तो ये जो चारों एक्टिविटियां हैं ये हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। कौन सा हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उत्पादन जो है वह कैसे होता है। ठीक है, तो उत्पादन देखिए, कोई भी उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं क्या हूँ, एक उत्पादक हूँ। ठीक है, और उत्पादक जो है एक हम टी शर्ट को उत्पादन करना चाहते हैं। इस टी शर्ट या शर्ट का उत्पादन हम करना चाहते हैं। तो जब हम उत्पादन करेंगे तो हमारा एक्टिविटी हुआ। तो ये जो एक्टिविटी हो जाएगा क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहले हम लोग क्या किए? उत्पादन किए, और अब इसी शर्ट को हम लोग मार्केट में क्या कर देंगे? बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वितरण कर दिए। ठीक है, मार्केट में। उसके बाद वहां पर कौन आएगा? उपभोक्ता आएगा। उपभोक्ता आएगा और उसको क्या करेगा? खरीदेगा। तो
खरीदना क्या करेगा, खरीदने कैसे खरीदेगा, देखो वो आएगा मनी लेकर आएगा और मनी देगा तो वो क्या ले जाएगा, शर्ट जो हम उत्पादन किए उस शर्ट को ले जाएगा। तो क्या किया, शर्ट और मनी को एक्सचेंज किया, मनी दिया, मार्केट को मनी दिया, क्या उपभोक्ता क्या दिया, मनी, और लिया क्या, शर्ट या जो भी टी शर्ट है। तो उस ये क्या किया, एक दूसरे का मतलब एक्सचेंज किया, ठीक है, एक दूसरे को विनिमय किया। उसके बाद आता है उपभोग। उसके बाद जो उपभोग होता है, उस शर्ट को जो उपभोक्ता आया था और मार्केट से ले गया था, उस शर्ट को क्या करेगा, पहनेगा, मतलब क्या, उपभोग करेगा, ठीक है। तो ये जो चार होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटियां में आती है, ठीक है। तो हम लोग जान चुके हैं कि गतिविधियां क्या होती हैं। गतिविधियां दो प्रकार की हुई, इकोनॉमिक गतिविधियां और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो भी है यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्पादक हो गया, विनिमय हो जाएगा, उसके बाद वितरण हो जाएगा, उपभोग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप फोटो खींच लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र जो है, उसको कितनी शाखा में बांटते हैं, उसकी कितनी शाखाएं होती है। तो अर्थशास्त्र जो है उसको, उसकी दो शाखाएं होती है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र को बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वह सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या आता है, सूक्ष्म स्तर का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति के बारे में, व्यक्तिगत स्तर के बारे में बात किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई उपभोक्ता है, ठीक है, कोई कंज्यूमर है, जैसे कि मैं, ठीक है, मैं कंज्यूमर हूँ, मेरे द्वारा कितना मांग किया जा रहा है, हम मार्केट में क्या किया जा रहा है, मेरे द्वारा कितना मांग किया जा रहा है। हम जो मांग कर रहे हैं, एक व्यक्ति का मांग जो है वह किस में आएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि छोटे स्तर पर कैसे बात करें। तो एक उपभोक्ता क्या कर रहा है, एक उपभोक्ता कितनी मांग कर रहा है, उसकी अगर अध्ययन हम लोग जहां करेंगे उसको क्या कहेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र। उसी के बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि एक उत्पादक जितनी आपूर्ति करता है, एक उत्पादक के पास अगर एक उत्पादक कितनी आपूर्ति कर रहा है, उसका अध्ययन अगर हम करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में। उसी के बाद देखते हैं कि एक कंपनी के द्वारा उत्पादन किया जाता है, तो एक कंपनी जो है वह कितना उत्पादन कर रहा है, तो उसके बारे में जो भी अध्ययन करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। वही समष्टि अर्थशास्त्र जो है वह एक समग्र अध्ययन है, मतलब किसी भी चीजों का समग्र अध्ययन, पूरे भारत लेवल पर या देश लेवल पर, ठीक है। तो देश लेवल पर अगर होता है तो उसको क्या कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पर जो भी है एक उपभोक्ता की मांग की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, एक उपभोक्ता की मांग। तो मांग को पता है कि हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड। मांग को क्या कहते हैं, डिमांड इंग्लिश में। तो ये मांग को डिमांड जो होगा तो वो एक व्यक्ति के द्वारा जो मांग किया गया उसको बोला डिमांड। लेकिन इसी को एक व्यक्ति नहीं कर रहा, एक उपभोक्ता नहीं कर रहा, एक से ज्यादा, मतलब पूरे भारत में जितने भी उपभोक्ता है वो सभी के द्वारा अगर मांग किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। उसको क्या कहा जाता है, एग्रीगेट डिमांड। मतलब कि एक उपभोक्ता की मांग का जो अगर अध्ययन करते हैं तो वो किस में आ जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। लेकिन पूरे भारत के उपभोक्ताओं की मांग की बात करें तो संपूर्ण मांग हो गया, उसी को क्या कहेंगे, एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड, संपूर्ण मांग, ये जो हो जाएगा वो समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएगा, ठीक है, मतलब पूरे भारत लेवल पर। दूसरा देखते हैं कि एक उत्पादक आपूर्ति कर रहा है, उसका अगर अध्ययन करेंगे तो हम लोगों को क्या आता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। वही आपूर्ति एक व्यक्ति के द्वारा हुआ, ठीक है, एक व्यक्ति के द्वारा, तो इसको सप्लाई बोलते हैं। लेकिन अगर पूरे भारत में जितने भी उत्पादक हैं उस सभी के द्वारा कितना आपूर्ति किया जा रहा है, उस सभी का अध्ययन अगर करते हैं तो उसको कहा जाता है एग्रीगेट सप्लाई। क्या कहा जाता है, एग्रीगेट सप्लाई, संपूर्ण आपूर्ति। अब ये एग्रीगेट सप्लाई जो है वो किस में आ जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में, क्योंकि ये पूरे भारत लेवल पर, पूरे देश लेवल पर इसका क्या किया जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ कंपनी का एक उत्पादक, अगर पूरे कंपनी के द्वारा जितने भी कंपनियां हैं भारत में, वो पूरे कंपनियां का अगर अध्ययन किया जाए तो वो किस में करेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र में। और उसके बाद आगे देखते हैं एग्जाम्पल, तो राष्ट्रीय आय होता है। तो राष्ट्रीय आय कैसे निकलता है, जैसे कि भारत देश का पूरा राष्ट्रीय आय निकलता है, सभी देश का अपना अपना राष्ट्रीय आय होता है। तो जो भारत का राष्ट्रीय आय हुआ तो पूरे भारत लेवल पर निकलता है, देश स्तर पर।
तो इसको क्या कहेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। उसके बाद गरीबी स्तर, अगर देश में, पूरे देश में अगर गरीबी स्तर को का अध्ययन अगर हम करेंगे तो वो अध्ययन किसमें आ जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र का दो पहलू था, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक समष्टि। ये दोनों को हम लोग देख चुके हैं। जो छोटे लेवल पर होता है वो व्यष्टि और बड़े स्तर पर होता है वो समष्टि। तो इस दोनों के बीच में हम लोग जान चुके। अब ये व्यष्टि अर्थशास्त्र को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है कीमत सिद्धांत। क्या कहा जाता है, कीमत सिद्धांत। अब कीमत सिद्धांत इसको क्यों कहा जा रहा है, कीमत सिद्धांत क्यों कहा जा रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र को, तो हम लोग देखते हैं। पहले इसमें हम लोग बात किसका किए हैं, उपभोक्ता की। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका बात कर रहे थे, उपभोक्ता की, उपभोक्ता की, और एक किसका, उत्पादक की। ठीक है, तो मार्केट में दो ही एजेंट है, एक उपभोक्ता और एक उत्पादक। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसी दोनों का बात हो रहा है। तो उपभोक्ता क्या करता है मार्केट में, उपभोक्ता क्या करता है, उपभोक्ता क्या करता है, मांग। उत्पादक क्या करता है, आपूर्ति। उत्पादक क्या करता है, आपूर्ति। अगर मार्केट में उपभोक्ता के द्वारा मांग को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। उपभोक्ता के द्वारा मांग को अगर बढ़ा दिया जाए तो कोई भी चीज, मान लेते हैं कि जो मार्केट में वस्तुएं हैं, उस वस्तुओं को अगर मांग किया जाए, उपभोक्ता के द्वारा मांग ज्यादा हो जाता है कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, तो सभी मांग कर रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में उस वस्तु का आपूर्ति क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और जब मार्केट में वस्तुओं की आपूर्ति कम जाएगी तो वो दुकानदार या जो भी मार्केट में अपना बेच रहा है सामान, उसका दाम क्या करेगा, उसका प्राइस में क्या करेगा, कीमत में बढ़ोतरी करेगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमको, कीमत। तो कीमत में क्या किया, वृद्धि किया। कीमत में क्या किया, कीमत में क्या हो गया, वृद्धि। मतलब मांग अगर बढ़ा दिया गया मार्केट में उपभोक्ता के द्वारा, तो आपूर्ति ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपूर्ति जब कम होता है तो उसका प्राइस क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। उसी तरह अगर मांग को कम कर दिया जाए, मांग को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, और आपूर्ति को जब ही मांग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मांग कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि उत्पादन क्षेत्र से जो सामान आ रही है मार्केट में, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि मांग हो ही नहीं रहा है, कोई खरीद ही नहीं रहा। तो जब खरीद ही नहीं रहा है तो आपूर्ति क्या हो जाएगा, मार्केट में बढ़ जाएगी। तो जब मार्केट में आपूर्ति बढ़ जाएगी तो इसका सामान की कीमत क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। आपूर्ति ज्यादा होता है, मांग कोई कर ही नहीं रहा है, कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो क्या करता है, कम रुपया कर करके सामान की वस्तुओं का कीमत क्या कर रहा है, कम करके, और क्या कर रहा है, अपना सामान को बेचता है। तो वस्तुओं की कीमत क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या तुमको नहीं पता चल रहा है कि इस उपभोक्ता के द्वारा और उत्पादक के द्वारा जो मांग किया गया है और आपूर्ति किया गया है, उसी से कीमत का निर्धारण होता है, उसी का से क्या होता है, कीमत का निर्धारण होता है। इसीलिए कीमत का निर्धारण होता है, इसीलिए उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देख चुके हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, उससे पहले आप अपना स्क्रीनशॉट मार लीजिए जो भी लेना है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे हम लोग कुछ तथ्य के बारे में जानेंगे, क्या क्या है, तो उसको नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला जो है वो रगनार फ्रिश ने व्यष्टि और समष्टि शब्द दिए हैं, जो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो उसमें व्यष्टि और समष्टि जो है वो शब्द किसने दिया है, रगनार फ्रिश ने। उसके बाद कह रहा है कि इकोनॉमिक्स का पिता किसे कहा जाता है, इकोनॉमिक्स का, तो वो कहा जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है, इकोनॉमिक्स का पिता मतलब कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। और उसी के बाद है इकोनॉमिक्स का दो भाग, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक भी एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, मतलब अर्थशास्त्र का पिता भी एडम स्मिथ और व्यष्टि अर्थशास्त्र का पिता भी एडम स्मिथ। और इन्होंने 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखा था। क्या लिखा था, वेल्थ ऑफ नेशन बुक। उसके बाद एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स का पिता भी है और माइक्रो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है। तीसरा नंबर है जेम कीन्स,
1936 में जेमकिंस साहब ने 1936 में एक बुक लिखा था। उस बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और इस बुक में जो हुआ है समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आपको दिया, उसके बारे में कहा गया था। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जेमकिंस साहब को। और वही वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है वो किसका है? एडम स्मिथ को। और इस बुक में आपको अर्थशास्त्र के बारे में, व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आपको बताया गया था। चौथा जो है, उसके बाद अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वह एक बैंक के नाम पे रखा गया था। उस बैंक का नाम है सोरेजेस रिस्क बैंक। तो सोरेजेस रिस्क बैंक जो है यह विश्व की पहली बैंक थी। यह क्या थी? सोरेजेस रिस्क बैंक जो थी वह क्या थी? विश्व की प्रथम बैंक थी। तो इसका यह स्थापना जो है वह कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1668 ईस्वी में। मतलब विश्व के, दुनिया के जो वर्ल्ड बैंक होता है, उस वर्ल्ड बैंक जो है सबसे पहला वर्ल्ड बैंक कौन था दुनिया में? सोरेजेस रिस्क बैंक। और इसकी स्थापना हुई थी 1668 में। और कहाँ पे उसका मुख्यालय था? स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। कहाँ पे स्थापना हुआ था? स्टॉकहोम, स्वीडन का जो राजधानी है वो क्या है? स्टॉकहोम है। उसी के बाद देखते हैं कि इसी बैंक के नाम पे नोबेल पुरस्कार, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के जो नोबेल पुरस्कार है उसका नाम दिया गया है सोरेजेस रिस्क बैंक प्राइज। जो इकोनॉमिक्स में जो नोबेल पुरस्कार मिलता है उसका नाम क्या है? सोरेजेस रिस्क बैंक प्राइज। और ये सबसे पहले देखा जाता है कि सबसे पहले किसको दिया गया है। तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार सोरेजेस रिस्क बैंक जो प्राइज है वो कब कब मिला है, किसको किसको मिला है। तो हम लोगों को सब हर एक साल का तो याद रख नहीं सकते हैं, इसलिए सबसे पहले को याद रखेंगे, उसके बाद 1-2 साल का जो ट्रेंड है उसको पूछा जाएगा। तो सबसे पहले 1969 में रगनार फ्रिस और जॉन टिम्बरबर्ग। जो रगनार फ्रिस है, अभी हम लोग देखे थे कि रगनार फ्रिस जो है वो व्यष्टि और समष्टि शब्द दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको एक मिला है 1669 में, जब सबसे पहले जो प्राइज दिया गया 1669 में। 1668 में इस बैंक की स्थापना हुई थी। उसके बाद सोरेजेस रिस्क बैंक प्राइज जो है वह अर्थशास्त्र में जो मिलता है नोबेल पुरस्कार 1969 में सबसे पहले मिलता है। और वो मिलता है रगनार फ्रिस को और जॉन टिम्बरबर्ग का। 2 आदमी को मिलता है। 1969 में कितने आदमी को मिलता है अर्थशास्त्र में? 2 आदमी को मिलता है नोबेल पुरस्कार, एक रगनार फ्रिस, दूसरा जॉन टिम्बरबर्ग। दूसरा 2023 में देखते हैं किसको मिला है। तो 2023 में क्लॉडिया होल्डिंग, 2023 में एक ही व्यक्ति को मिला है, उसका नाम है क्लॉडिया होल्डिंग। 2024 में जो है वह 3 आदमी को मिला है, 3 व्यक्ति को मिला है। एक है डेरॉन एस मोगलू, उसके बाद साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। 3 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। इसको होगा तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और या लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र को 2 और भागों में बांटा जाता है। एक होता है सकारात्मक इकोनॉमिक्स, एक होता है नियामक इकोनॉमिक्स। सकारात्मक को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नियामक को नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सकारात्मक क्या होता है और नियामक क्या होता है। तो सकारात्मक जो है उसमें बात होता है सकारात्मक इकोनॉमिक्स में कि क्या था, कोई भी चीज पहले क्या था, अभी क्या है और आगे क्या होगा। ठीक है, तो अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो वो किस में होगा? सकारात्मक इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर किसी कहा जाए कि कोई भी चीज ऐसे होना चाहिए, जैसे कि अगर कृषि में बात करते हैं तो कहता है कि कृषि में ऐसे कृषि होनी चाहिए। अभी हाल ही में क्या होता है, क्या किस चीज का बढ़ावा दिया जाता है कृषि में? कि जैविक कृषि होना चाहिए। तो जैविक कृषि जो होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सजेशन की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? सुझाव की बात दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है। तो जब सुझाव की बात करेंगे तो वो किस में आ जाएगा? नियामक इकोनॉमिक्स में। किस में आ जाएगा? नियामक। लेकिन वही चीज, किसी भी चीज को जैसे फैक्ट और डाटा की बात करेंगे, जैसे कि पहले क्या था और अब क्या है और आगे क्या होगा, तो इसकी फैक्ट और डाटा की बात होगा। तो फैक्ट और डाटा की जो बात होगी वो किस में हो जाएगी? सकारात्मक इकोनॉमिक्स। अगर अभी नहीं समझ में आया है तो आप आगे देख सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि बजट, एग्जाम्पल से समझिए। ये क्या है? बजट है। और बजट जो होता है हमारे देश में आते रहता है। तो जो हमारे देश में बजट पहले जो होता है, पहले क्या था, अगले साल, इस बार क्या है, आगे क्या होने वाला है। तो जो भी फैक्ट और डाटा है बजट में, क्या होता है? फैक्ट और डाटा। तो जो भी फैक्ट और डाटा बजट में होता है कि यहाँ पर इतना खर्चा होगा, यहाँ पर इतना खर्चा होगा, जो भी है, तो ये जो बजट आया है
ये बजट क्या था पहले, पहले का भी बजट होता है, क्या है और क्या होगा, ये तीनों चीज की अगर बात होती है बजट तो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। क्या आ जाएगा, सकारात्मक इकोनॉमिक्स में। लेकिन यही बजट की बात करते हैं, आज जब बजट आता है तो क्या करता है विपक्ष लोग, सीधा सवाल करने लगता है कि बजट गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, सुझाव दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है। क्या दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है। तो ये ओपिनियन की बात जो है, सुझाव की बात जो है, वो किस में होगा, नियामक में। ऐसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो किस में आ जाएगा, सुझाव की बात, नियामक इकोनॉमिक्स में। जैसे कि एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग कि जो हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, किसका एग्जाम होता है, मान लेते हैं बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हो चाहिए। तब बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम में हम लोगों को क्या पूछा जाता है, फैक्ट और डाटा। फैक्ट और डाटा जो पूछा जाता है, पहले क्या था, अब क्या है, अब क्या होगा, ठीक है। लेकिन ये सभी जो पूछा जाता है वो प्रीलिम्स है। तो हमारा जो प्रीलिम्स हो गया वो किस इकोनॉमिक्स में आ गया, सकारात्मक इकोनॉमिक्स। लेकिन वही मेंस का जो हम लोग एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव पूछा जाता है। और सब्जेक्टिव जो पूछा जाता है तो इसमें आपको लिखना होता है, सुझाव की तरीके से लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जो मेंस हमारा जो हो जाएगा वो नियामक इकोनॉमिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो इकोनॉमिक्स को दो बार बांटे हैं, एक दो शाखा होता है इकोनॉमिक्स का, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, और यहाँ इकोनॉमिक्स को बांटे हैं नियामक अर्थशास्त्र और सकारात्मक अर्थशास्त्र। तो ये चारों हम आप लोग समझ गए होंगे। और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहले, इससे पहले जो भी है आपको फोटो लेना है, फोटो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी कह रहा है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, और अर्थशास्त्र बनाम अर्थव्यवस्था, मतलब इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोगों को पता है कि अर्थशास्त्र क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो अर्थशास्त्र के बारे में आपको बताया है कि अर्थशास्त्र क्या है, एक विषय है। अर्थशास्त्र क्या है, एक विषय है जहां पे हम लोग संसाधनों का बेहतर प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं, लॉ, थ्योरी, प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट में क्या है, लॉ के बारे में पढ़ते हैं, नियम के बारे में, थ्योरी मतलब सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो ये लॉ, थ्योरी, प्रिंसिपल के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं, नियम सिद्धांत के बारे में अगर हम लोग जो पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में, उसी से क्या होता है, संसाधनों का बेहतर प्रयोग करना सीखते हैं। तो जहां सीखते हैं उससे क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। और यह एक क्या हो गया, विषय है। तो यह विषय से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। लेकिन अर्थव्यवस्था जो है वह विषय से संबंधित नहीं होता, ये किससे होता है, स्थान से संबंधित होता है, या किसी भी खास स्थान से संबंधित होता है। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर हो जाएगा कि ये जो नियम कानून है, ये लॉ जो है, सिद्धांत जो है, वो थ्योरी जो है, नियम है, ये सभी का इस्तेमाल जहां होता है, इस्तेमाल जहां किया जाता है। तो जो लॉ, थ्योरी, प्रिंसिपल का इस्तेमाल जो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, वो इकोनॉमिक्स में जो लॉ, थ्योरी पढ़ते हैं उसका इस्तेमाल जिस स्थान पे किया जाता है उसी स्थान का वो अर्थव्यवस्था हो जाएगा। जैसे कि हम लोग सुने होंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था, किसका सुना होंगे, भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो हम लोग सुने होंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था, चाइना की अर्थव्यवस्था, रूस की, अमेरिका की अर्थव्यवस्था। तो सभी की अर्थव्यवस्था उस स्थान से रिलेटेड है कि ये लॉ, थ्योरी, प्रिंसिपल जो भी है उसका इस्तेमाल जहां किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कि इतना आप लोग समझ गए होइएगा। तो ये हो गया आपको, ये हो गया इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर। अब हम लोग देखते हैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन आता है, हम लोगों को एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो सब इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। लॉ, सिद्धांत, थ्योरी हम लोग नहीं पढ़ते क्योंकि ये हम लोग जब इंटर लेवल से ऊपर जब हम लोग बोर्ड का एग्जाम देते हैं उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब इकोनॉमी का जो बात होता है, स्थान से जो रिलेटेड होता है, उसका अध्ययन जो हम लोग करते हैं वह जनरल
कंपटीशन के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो अर्थव्यवस्था से ही आता है, इकोनॉमी से ही आता है। तो हम लोग किस आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमी को पढ़ने वाले हैं। आगे इकोनॉमी के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, कैसे होता है। तो अगली वीडियो में हम इकोनॉमी के प्रकार के बारे में डिटेल से जानेंगे। अर्थशास्त्र हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इतना हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको समझ में आया होगा सारी पूरी वीडियो। और जो भी डाउट होगी आपको, अगर कोई भी झिझक होगा कोई भी टॉपिक में समझने में दिक्कत हुई होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और उसको हम बेहतर से अगले क्लास में होगा तो समझाने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और आप बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों वीडियो पीछे वाला जो आप पढ़ लीजिएगा, पहले देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद अगली वीडियो जो है वो देखिएगा, ठीक है। तो